नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर जिस फैसले का 7 साल से इंतज़ार था, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस जिसे कम से कम 7 बरस तक पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस कहा गया और 7 बरस तक उसका फैसला नहीं आया। कई इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशंस बदल गई, कई सुप्रीम कोर्ट्स आई गई चली गई। वो बिलाखिर आज सुबह 10 और 10:30 बजे के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आ ही गया और ये तवक्को भी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला आएगा वो तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए खासा सख्त साबित होगा। बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट कि इतना सख्त लगता नहीं है, बिकॉज इसमें ममनुआ फंडिंग को जब्त करने के शो कोस नोटिस की बात की गई है। लेकिन इसके अंदर रेड हेरिंग ये भी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए थे, जहाँ कहा था कि कागजात जो हैं टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त हैं, चूँकि उसमें अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इसमें इनएक्यूरेसीज हैं, ये अदाद व शुमार और ये फैक्ट्स सही नहीं हैं, इसलिए हुक्मरान जमातें PDM जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जा सकती हैं इमरान खान को साबित करने के लिए कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। ये भी पैरेलल कहा गया कि नवाज शरीफ साहब भी तो इसी तरह से आखिर डिस्क्वालीफाई हुए। जैसे ये फैसला आया उसके फ़ौरन बाद जहाँ तहरीक इंसाफ ने ये कहने की कोशिश की कि इससे वो कुछ साबित नहीं हुआ, जो कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ यहाँ पर बैन नहीं हुई है, कालादम नहीं हुई है, उम्मीदों पे पानी फिर गया उनके दुश्मनों की। वहीं हुक्मरान जमात के कई सियासतदान जो हैं वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में अपीयर हुए और उन्होंने अपना केस जो है वो बहुत ही मजबूती से बिल्डअप किया। उनके जो टुकड़े हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन होगी आगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो कानूनी पहलू तो अपनी जगह, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान के लिए क्या हैं, जहां हम तवक्को करते थे कि पाकिस्तान 90-100 दिन में एक आम इंतखाबात की तरफ जा सकेगा। 17 जुलाई पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस उम्मीद में बड़ी जान पड़ गई थी। बहुत से एनालिस्ट ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का जो एक्चुअल थ्रस्ट है वो ये है कि 2022 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात ना हो सकें। तो यहीं से डिस्कशन का आगाज़ भी हम करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल करीम टोंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के। वेरी वार्म वेलकम टू फैसल करीम टोंडी साहब। आप फॉर्मर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हम एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। फैसल बारी साहब पाकिस्तान के सरवर बारी साहब पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर, मॉनिटर, कॉलमिस्ट जो हैं, फॉफन के सरबराह रह चुके हैं, पतन के साथ वाबस्तगी है, इलेक्शन के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते हैं, इलेक्शन के कानून को बहुत समझते हैं, मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। सो दोनों सरवर बारी साहब और फैसल करीम साहब स्टूडियो में हैं, इमरान इस्माइल साहब वीडियो लिंक के ज़रिए। सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि हम बात कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अबूज़र नियाज़ी साहब से। अबूज़र नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब ज़रा सब इसकी अब ज़ाहिर सुबह से बहुत लेवे हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की लीगल ओपिनियन इस हवाले से आ चुकी हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है, दूसरी तरफ से भी एक्सप्लेनेशन आ रही हैं। आपकी इसके बारे में क्या जजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान ने जो सर्टिफिकेशन दी उसको एफिडेविट भी कहा जा रहा है, चूँकि वो सही नहीं है इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ 62(1)(f) वगैरह का केस जो है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं PDM की जमातें। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? जी देखिए मुझ सब इसको अगर हम बाइफरकेट कर लें दो हिस्सों में इस इशू को, एक तो पीटीआई की अपनी क्या हैसियत होगी इस फैसले के बाद, एक इमरान खान साहब की एज ए लॉ मेकर क्या हैसियत होगी। सबसे पहले मैं, क्योंकि छोटा इशू है, खान साहब पे आ जाऊं। देखिए खान साहब पे जो केस अगर ये बनाना चाहें वो ये बनाएंगे कि इन्होंने जो एफिडेविट दिया था इनके बकौल, वो उसमें जो इनकरेक्ट है वो इट्स नॉट ट्रू एज पर द फैक्ट्स। अब देखें इसमें सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो फॉर्म जमा हुआ था ये सेक्शन 13 था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 उसके नीचे, और वो एफिडेविट नहीं होता, दैट इज अ सर्टिफिकेट। फिर 2017 का जो कानून आया था इलेक्शन एक्ट, उसके नीचे एफिडेविट का कॉन्सेप्ट आया था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफिडेविट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो होता है वो अंडर ओथ नहीं होता, एफिडेविट जो होता है वो अंडर ओथ होता है, अथॉरिटी के सामने आप उसको साइन करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं सारा कुछ। और मैंने भी वो देखा भी है सर्टिफिकेट, उसमें नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ जो लॉयर्स भी बैठे उनको भी पता होगा कि उसमें नीचे हमेशा लिखा होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो उसमें गुंजाइश का हमेशा गलती की गुंजाइश होती है, मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो इस वजह से अगर सर्टिफिकेट के नीचे जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया और उसमें कोई गलती है, तो मेरे ख्याल से अगर वो एफिडेविट नहीं है तो उस पर आप डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) के नीचे नहीं जा सकते, ओवर एंटू नहीं बनती उसमें।
और साथ साथ इसमें एक और चीज भी है, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ साहब के केस में ये होल्ड कर चुकी है, अगर ये एफिडेविट भी होता तो ये होल्ड कर चुकी है कि एवरी मिस स्टेटमेंट डज नॉट अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 621F। जब तक उसमें इंटेंट ना हो, वहां सुप्रीम कोर्ट ने मैं वही आ रहा इंटेंट और गलती को डिफरेंशिएट किया। देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलिस उसके अंदर हो, अगर वो नहीं है तो वो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। सो ये जब केस जाएगा, अगर वो लेके जाते हैं तो दो चीजें देखनी पड़ेगी कि ये एफिडेविट था भी सही कि नहीं, या सर्टिफिकेट है, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट है, और साथ फिर देखना पड़ेगा कि ये डिसऑनेस्टी का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। वो चीजें डिटरमिन होंगी तो फिर आप कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। ये इतना आसान नहीं होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट केस के डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने न्याजी साहब ये फाइल कंप्लीट उन्होंने कोई बंद नहीं की है, उन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू करने की बात की है। शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है या हो रहा है, इसका मतलब है ये प्रोसीडिंग अभी चलनी है। तो इसकी हम आ जाते हैं ये पीटीआई का जो जी बिल्कुल उसके ऊपर आ जाते हैं। जी इमरान खान साहब का हो गया, अब पीटीआई पे आते हैं। देखें इसमें अभी इलेक्शन कमीशन ने नीचे अगर आखिरी पैरा देखें तो उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट को भी हम रेफरेंस भेज रहे हैं। अगर किसी भी पार्टी, देखें वर्ड बैन कहीं नहीं लिखा हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी आइन में, वर्ड डिसॉल्व लिखा हुआ है। अगर पार्टी को डिसॉल्व करना है, वो अगर उसको सादे लफ्जों में ये लोग बैन भी कह रहे हैं, वो ये होता है कि ये गवर्नमेंट भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 15 डेज कि इन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है, फॉरेन फंडिंग ली है, और सुप्रीम कोर्ट फिर नोटिस करेगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, उनको सुनेगी, उनकी अपॉर्चुनिटी देगी उनको हियरिंग की, और उसके बाद कंफर्म करेगी क्या ये डिक्लेरेशन ठीक है इनको डिसॉल्व करने की कि नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज साथ देखनी पड़ेगी, ये हनीफ अब्बासी का केस आया था 2019 के 20 या 18 के लगभग का केस है, मुझे एग्जैक्ट साइटेशन PLD 2017 का फैसला 86 है। जी हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपने अगर किसी पार्टी को बैन करना या डिसॉल्व करना है तो आप सिर्फ स्टैट्यूटरी लॉ की हद तक उसको नहीं डिटरमिन करेंगे, आपने आर्टिकल कानून का आर्टिकल 17(2) को भी साथ मिला के पढ़ना है। अगर आप साथ मिला के पढ़ते हैं तो फिर जरूरी है कि जिस पार्टी को आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट इन सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो, नेशनल अवामी पार्टी होती थी नैप, अब जिसको हम ANP कहते हैं, उस पे भुट्टो साहब ने बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट उनकी थी, उन्होंने भेजा था सुप्रीम कोर्ट, तो एक ही पार्टी पे अभी तक बैन लगा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो डिसॉल्व की गई है, वो नेशनल अवामी पार्टी नैप थी। लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उसको ANP कर दिया है। मेरे ख्याल से फुटाइल एक्सरसाइज होगी अगर आप किसी पार्टी को इस तरह डिसॉल्व कराते हैं। वो PTI की जगह TPI करा लेंगे अपना नाम, लेकिन आप एज एग्जिस्टेंस उनके वोटर के बैंक की या उनकी वोट बैंक की या उनका इलेक्टोरल जितना कॉलेज है या उनकी लीडरशिप, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप उनको डिसॉल्व करा भी लें, ठीक है, मुश्किल प्रोसेस होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई थी एक नई पार्टी टेट्रा P, उस तरह से भी कुछ बन सकता है यहाँ पे। जी देखिए, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना, फिर ये तो आपको ये जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई ये बेहतर बता सकते हैं। कानूनी तौर पे पॉसिबल है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी कि प्रूव करेंगे पार्टी इज वर्किंग अगेंस्ट इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर हो भी जाए तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, वो फिर कोई और नाम चेंज करके वापस आ सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आप और अवामी नेशनल पार्टी का जहां तक मुझे याद आता है, नेशनल अवामी पार्टी का, कि उस पे इराक से फंडिंग का ये वो जो केस था जिसमें इराक नहीं जी, मुझे सब उस पर इल्जाम काफी लगे थे। जो रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म किया था, वो इस बेस पे किया था कि इन्होंने ये कहा है स्पीचेस में, इसकी लीडरशिप में, हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। अच्छा, उसकी रीजनिंग ये थी। अच्छा, मेरे साथ रहे अबू ज़र न्याज़ी साहब, बहुत अच्छा आपने हमें एक रैशनल स्टैंड दे दिया। फैसल करीमपुर साहब, आपकी पार्टी का या PDM का क्या स्टैंड है, और आपका स्टैंड वही है जो पूरी PDM का है, ये पीपल्स पार्टी का अपना एक अलग स्टैंड है? देखिए, केस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा जो कल एक हादसा हुआ हेलीकॉप्टर का, जिसमें जी बड़ा अनफॉर्चुनेट, बहुत कोर कमांडर क्वेटा और बाकी हमारे नौजवान शहीद हुए। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पे स्टैंड ये है, देखिए अभी मेरे भाई अबू ज़र साहब ने इसके ऊपर एक कानून, लीगल एंगल से, हाँ, एक लीगल उसके ऊपर एस्पेक्ट की बात की। लेकिन बात यह है कि जो शख्स हमें आकर सबक सिखाता था इंसाफ का, चोरों को मुख्तलिफ नामों पे लोगों के नाम रखता था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, फलां हैं, आज ख़ुद 8 साल बाद एक इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया, और इस फैसले को इन्होंने डिले करने के लिए क्या कुछ कोशिशें नहीं की। कभी वकील चेंज किए, कभी वो, खैर इनका अपना एक है कि क्योंकि इनको पता था कि हमने हमारे खिलाफ ये फैसला है, तो उन्होंने, हर कोई करता है, डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। अब ये जो हमें जो सादिक और अमीन और ये लिखा देते, आज तो इनको पता चल गया कि इन्होंने ECP के साथ फौरन जो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग, समझते हैं कि इसका इखलाकी पहलू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर देन लीगल। बहुत पहलू पे वो लीगल पहलू पे उन्होंने वो की है। उसके बाद जो है वो इखलाकी पहलू, तो हमें इखलाकियात के सबक सिखाते थे ना। आज मुझे बताएं कि आज इखलाकियात किधर हैं? आज इन्होंने भी झूठ बोला है। आज वो सादिक और अमीन जो अपने आप को कहलाते थे,
आज बताएं कि उनकी अखलाकियात किधर हैं, उनका जो झूठ पे मबनी एक चीज़ें थी, वॉट एवर सर्टिफिकेट कहें, अंडरटेकिंग कहें, वॉट एवर कि मैं उसको साइन किए हैं और ये चीज़ें हैं, तो क्या आपने ऐसी साइन कर दिया? आपके सामने कल कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख देगा और आप उसको साइन कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अकाउंट्स डिसओन किए हैं अपनी पार्टी के लोगों के, जिसमें इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसके अंदर, उसके भी आरिफ अलवी साहब अभी तक हमसे कनेक्शन हुआ नहीं, बस मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भी अकाउंट उसके अंदर है, असद कैसर का भी है, गवर्नर KPK जो थे अब शाह फरमान को भी है, उसका कासिम सूरी साहब का भी है। तो आज जो इखलाकियात ये कहते हैं अगर इखलाकियात हों तो आज तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पहले रिजाइन करें। किसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बैठे जिसको अपने पार्टी का चेयरमैन उसके अकाउंट डिसोन कर रहा है तुम्हारे। आप कह रहे हैं कि इखलाकी जो पहलू है यहाँ पे वो ज्यादा और दूसरी बात यह कि जो बहुत हमें कहता था कि जी ये झूठ और फरेब और ये, और हमें लेक्चर देता था कि मैं इस्लाम में ये, तो आज आप बताएं आपकी झूठ साबित हो गया। आज आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग, फॉरेन साजिश है, जो पार्टी खुद फॉरेन फंडिंग पे पली हो, आज वो फॉरेन साजिश की बातें करते हैं कि अब देखें फॉरेन फंडिंग की तो एक डेफिनेशन है ना, देखिए प्रोहिबिटेड फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, आज मुझे बताएं चीज़ तो नहीं है ना, मुख्तलिफ चीज़ें। सर बाबरी साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो इल्ज़ामात है कि फ़ंड जोन नहीं किए हैं पार्टी के, मुझे ये भी इसमें एक एलिमेंट है कि ये पहली ही पाकिस्तान की सियासी पार्टी है जिसने कई अरब रुपए जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंकिंग चैनल्स के जरिए दुनिया भर से रेज़ किए हैं, उनका उसने रिकॉर्ड सबमिट किया है। बाकी जमातों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया। बिकॉज मैं एक एस्टिमेट कर रहा था, मुझे कोई और साहब बता रहे थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने मुझे कहा कि एक 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक MNA का कम से कम खर्चा होता था 20 करोड़ रुपये। तो उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि 150 MNA अगर आप खड़े करें, जैसे PMLA ने खड़े किए, तो ये तकरीबन 3000 करोड़ यानी 30 अरब रुपए का खर्चा MNAs का है। इसी तरह से 300 अगर MP खड़े करते हैं इलेक्शन में तो वो भी 3000 करोड़, तो ये भी बन जाते हैं 30 अरब। तो तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए का, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब ने जब लोधरा में इलेक्शन लड़ा 2019 में, तो उन्होंने अंदाज़न 2 अरब रुपए की मोबिलाइजेशन वहाँ पे की थी। तो वो सारे जो पैसे हैं उसका भी कोई हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है। पहली बात तो मैं ECP को मुबारकबाद देता हूँ, इलेक्शन कमीशन, कि उन्होंने पहली दफ़ा कोई सही काम किया है। अच्छा, क्योंकि आज तक वो एक जो फॉर्म 45 होता है उसकी जो जमा तफरीक होती है वो नहीं कर सका। एक नहीं है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा में किए 70% जो फॉर्म रिजल्ट फॉर्म है उनमें गलतियाँ हैं। ठीक, अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें मैसिव प्रॉब्लम। ठीक, तो ये कैसे हो गया? ये तो कोई अनहोनी बात है कि उन्होंने एक कंपनी है जिसने 10,000 रुपये दिए, ठीक, उसको भी पकड़ लिया है। तो ये समझने की बात है, थोड़ी सी पजल है कि ये जो पजल है बहुत बड़ी एफिशिएंसी, ये बहुत बड़ी एफिशिएंसी है। ठीक हो गया, तो मैं उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि काश के इलेक्शन कमीशन ये हुक्मरान जमात के जो रहनुमा है वो जाके उनको मिले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और 2 दिन के अंदर फैसला आ जाता है। और जिस तरह उन्होंने एक पार्टी का फैसला किया है 8 साल के बाद, तो ये जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUIF है, और बहुत सारी पार्टियां हैं, MQM है, तो उनके हिसाब किताब भी तो लेके आए हैं। क्योंकि हमें तो अदारे चाहिए जो इंडिपेंडेंट हों और किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना होते। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि कुछ पार्टियों के रहनुमा जाएं और वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि फ़ौरन इसका ऐलान किया जाए, और वो ऐलान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। तो अभी मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम जमातों के जो अकाउंट जमा होते रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद होते हैं, हर साल होते हैं, इसी तरह जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, सबके अकाउंट जमा होते हैं, तो ऑडिट फर्म्स को काम दें और वो ढूंढ के लाएं कि क्या क्या मसला है, ताकि आवाम के सामने जो है एक इन्फॉर्म्ड जो है वो ओपिनियन बनाने के लिए मवाद मौजूद हो। ठीक है, पीपल्स पार्टी का भी, नून का भी, बाकियों का भी, ताकि हमें सब जो कच्चा चट्टा है सबका सामने आए। तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ चूँकि जो हमारे लॉ में लिखा है कि कारपोरेट फंडिंग जो है वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो वो प्रोहिबिटेड है, वो ममनुआ फंडिंग है,
वो फॉरेन फंडिंग के जिम्मे में नहीं आती। कॉर्पोरेट फंडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? बिकॉज बहुत से लोगों ने $100 दिए हुए अपनी कंपनियों में, चाहे वो एक रुपया भी दे, वो ममनुआ फंडिंग है। नहीं, लेकिन एक प्राइवेट देखिए ना, बहुत से लोगों definition है ने ना। अमेरिका से इंग्लैंड से पैसे अपनी कंपनियों के नाम से चेक काटे हुए नहीं, चाहे वो किसी LLC, भी गलत है, उसको वो अब बिल्कुल इलेक्शन गलत कमीशन है। फॉरेन कंपनी काउंट कर रहा है, लेकिन वो लोगों ने पर्सनल देखिए, अगर किसी ने, $100, मैंने लिस्ट देखी है, $50 वाला भी लिस्ट में मौजूद है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए और ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करता हूँ। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूँ इमरान इस्माइल साहब के पास। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध रह चुके हैं, और अभी फैसल करीम कोडी साहब का जो बेसिक आर्गूमेंट था, उन्होंने कानून की बात ही नहीं की। उन्होंने ये बात ही नहीं की कि लीगली हम क्या करेंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने बात ये की कि इमरान खान ने हमें लेक्चर दिया था ऑनेस्टी का, दयानत का, शराफत का और सच्चाई का, और बाकी सबको करप्ट कहा था। लेकिन आज इमरान खान की स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत साबित हो गई हैं, और ऐसे भी अकाउंट्स हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान इस्माइल साहब के नाम पे, असद कैसर साहब के नाम पे, जिनको आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने ऑन नहीं कर रही। इमरान इस्माइल साहब, आपका इस पर क्या रिएक्शन? हाँ, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं देर से आने की माजरत चाहता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी। मोहित साहब, देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने कहा है, ये उसे बुरा भला कहते हैं साकिब निसार ने कहा है। साकिब निसार ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने कहा था। उसी जज ने, जिनके ये एलाइज हैं, उनको सिसिलियन माफिया का खिताब दिया था। वो अब ये भले जैसी भी उसकी तर्जुमानी करें, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सादिक और अमीन कहा है तो इमरान खान को। और ये मैं बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान से ज़्यादा दयानतदार, ईमानदार आदमी कोई पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो जिंदा लोग हैं उनमें नहीं है मौजूद। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये जजमेंट आई है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, बल्कि हमें हैरानी थी कि इन्होंने ये जो जजमेंट दी है, इसमें इन्होंने जो ऐसी चीज़ें डाली हैं कि जो बड़े आसानी से चैलेंजेबल हैं, उसके अंदर कोई इशू ही नहीं है। मिसाल के तौर पर इन्होंने जो कॉटन मिल्स का, जैन कॉटन मिल्स का इन्होंने जो जिक्र किया, वो मुल्तान रोड पर कंपनी है, वो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करते हैं। उनका एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है। उन्होंने चेक ऑस्ट्रेलिया से दिया, बट अपनी लोकल पाकिस्तानी कंपनी का दिया। उसके जो ओनर हैं उन्होंने चेक दिया, और उन्होंने आज टीवी पर आके ये बताया भी लोगों को कि जी ये चेक मैंने दिया है। उसके बाद हम ये जिसको जैन टैग कह रहे हैं, ये एक्चुअली जैन कॉटन कंपनी है, जिनका नाम उन्होंने बाद में जैन टैग कर लिया। जो इनको नाम मिलते गए ना ऐसे अनोखे, इन्होंने कहा जी बस ये तो क्लू हमें मिल गया है। वो जो हिंदू खातून है, उनके हस्बैंड जो है नासिर हुसैन है, शर्मिता जो सेठी खातून है हिंदू, जी शर्मिला या क्या उनका नाम है, वो उनके हस्बैंड नासिर हुसैन है, जो पाकिस्तानी निजाद अमरीकी है। अच्छा, इसमें होता ही है कि मैंने सारी ज़िंदगी खान साहब के साथ फंड रेजिंग की। अब इन लोगों ने तो फंड रेजिंग नहीं ना की कभी। इन्होंने तो जाके एक सेठ से पैसे लिए, उससे फ़ायदा उठाया, उसके बाद हुकूमत में आने के बाद उसको फ़ायदा पहुँचाया। अभी तो इनके फंडिंग केसेस खुलेंगे तो पता लगेगा कि क्या क्या वहाँ पर कारनामे हुए हैं। तो वो सेठी साहिबा जो हैं, वो हमारे एक पाकिस्तानी हैं नासिर हुसैन, उनकी बेगम है, और नासिर हुसैन साहब ने ये पैसे दिए और चेक उन्होंने अपनी बेगम से साइन कराया, उनके अकाउंट का होगा। अब उस चेक को जो $26,000 का था, उसको $13,000 को जायज़ और $13,000 को नाजायज़ करार दे दिया। तो कमाल ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो शोएब हैं, मोहम्मद शोएब क्रिकेटर, उनकी जो बेगम है सानिया मिर्ज़ा, तो उनकी आधी जायदाद जो है वो जायज़ होगी, आधी जायदाद नाजायज़ होगी। अजीब अजीब मस्खरे किस्म के इसमें डिसीजन आए। और जो खान साहब के ऊपर ये स्टेटमेंट जो दिया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया है, उनका भी कोई प्रॉब्लम होगा। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब ने बयान हल्फी जो है वो झूठा दिया है, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में लोग बैठे हुए हैं, इनका जुडिशरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक हवाई घोड़े पे सवार हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आ रही। खान साहब ने कोई बयान हल्फी नहीं दिया। खान साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया है जो ऑडिटर ने उनसे साइन कराया कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये अकाउंट्स हैं हमारे पास। वो उन्होंने खान साहब ने तो अकाउंट्स नहीं खोले या वो गिनते नहीं। खान साहब ने अपने बारे में तो झूठ नहीं बोला। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा इनकम टैक्स इतना नहीं है, इतना है, मैं अपनी जायदाद का मैं भूल गया था। ये बात नहीं हुई। जो पार्टी के अकाउंट्स हैं, हर अकाउंट इमरान खान से पूछ के नहीं खोला जाता। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लेटर दे देता है, पार्टी का प्रेसिडेंट इनिशिएट ले लेता है, पार्टी में अमेंडमेंट्स होती रहती है, इस तरह से अकाउंट्स। तो इमरान इस्माइल साहब, जो कुंडी साहब कह रहे हैं ना कि बहुत से अकाउंट्स को आप ऑन नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि 12, पता नहीं 14-15 ऐसे अकाउंट हैं, 12 अकाउंट ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम पे हैं, आपके नाम पे भी है, तो उनको आप ऑन नहीं कर रहे। आप कहते हैं ये पार्टी के अकाउंट्स नहीं। वो क्या मामला है?
देखिए जो इनसे मांगे गए थे ना अकाउंट्स का डिटेल, वो उन अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई थी जिसमें फंड रेजिंग से पैसा आया टू द हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो वो ये अकाउंट्स जो थे ये इंटरनल थे, तनख्वाहों के और ये सारी चीज़ों के। कोई इंडिविजुअल इस तरह से अकाउंट नहीं खोल सकता। लेकिन जो ये इन्होंने बेस बनाया खान साहब की उस बात को, जो उन्होंने सर्टिफिकेट में सर्टिफाई किया है कि जी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं, और उन अकाउंट्स में उनका अकाउंट का जिक्र नहीं था, तो लिहाजा ये उसे कह रहे हैं 11 अकाउंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और 15 या 16 अकाउंट पीपल्स पार्टी के। इनको कोई सिरा नहीं मिल रहा कि किस तरह से इमरान खान को बदनाम करें। इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत में से कुछ कुंडी साहब का इस पर रिएक्शन लेने में, फिर मैं बारी साहब की तरफ आता हूँ इन चीज़ों पर आगे। इस्माइल जी इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ रहे जरा। मैं कुंडी साहब जो एक्सप्लेनेशन दी इमरान इस्माइल साहब ने एक पॉइंट बाय पॉइंट करके, उस पर आपका क्या रहता है? देखिए क्या पॉइंट पे बोले, ये कह रहे हैं फलां को देखें, जेवाई को देखें। नहीं, उन्होंने शर्मिता का इतना जिक्र होता है उसका उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, उन्होंने और कंपनीज का एक्सप्लेन कर दिया है कि कंफ्यूजन है। अगर फरमा लूँ थोड़ी सी, अगर मुझे नहीं मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने सारी सुन लिया, मेरे कान में लगी हुई है, मैंने सुन लिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, आइए। ठीक है, मैं वो इंडियन फिल्म की तरह आखिर से शुरू करके तो वो ये जो इन्होंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी के अकाउंट देखें, PMLN अपने, भाई आपने अपने हिसाब किताब देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना देना है, बाकी जो जमातें हैं उन्होंने अपने देना है, आपने अपने हिसाब किताब देना है, इन्होंने अपने हिसाब किताब देना है। आप अपने हिसाब किताब बताएं। हमें से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे ECP से, हम ECP ने हमसे मांगे, हमने वो प्रोवाइड किए हैं। हमने कभी नहीं कहा हमारे वकील चेंज हो रहे हैं, आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें या ये करें वो करें। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को चाहिए सबके फैसले सुने। बारी साहब ने कहा बिल्कुल हक बनता है, अगर हम गलत हैं हम प्रोवाइड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, बाकी जमातें अपनी प्रोवाइड करेंगे। आपने कितना सरमाया शो किया है अंदाजा? आई एम नॉट द लीगल टीम ऑफ वो ECP का। हमारे अपने जो अंदाजा भी नहीं है। नहीं, सलीम मांडी वाला साहब उसको सारा उसको देख रहे हैं, उनकी अपनी टीम उनको देख रही है, सारा जो है उसको देख रहे हैं। उन्होंने उनसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई हैं उन्होंने प्रोवाइड की हैं। आ जाएगा फैसला, हमारा भी आ जाएगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारा फैसला डिले किया जाए या ये नहीं किया जाए। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सादे को रमीन कर दिया। भाई आपको तो आज चोर डिक्लेयर कर दिया ECP ने। ठीक है, अगर उसने कर दिया सादे कमीन, अब लेटेस्ट तो आप चोर निकल आए हैं, आप सादे कमीन नहीं निकले। ECP की उतनी ही इंटीग्रिटी आपके नज़र में? ECP एक इदारा है कि नहीं है? इदारा तो है, आप कहें नहीं है, मैं नहीं मानता ECP को। कंट्रोवर्शियल वो ऐसा इदारा है जिसको इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे दयानतदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने नहीं देखा, और इसलिए मैंने इसको अपॉइंट किया। फाटा की वजीरिस्तान की पहाड़ी में एक इंटरव्यू दे रहा था, एक अपने किसी के कहने पे किया ना, तो आपको पता है, मैं उस वक्त की बात करूँ। उसके बाद ये कह रहा है नहीं, उसका क्लिप हमने अभी ख्वाब देखा कि मैं तो किसी ने बताया था इसका, उसका हमने ख्वाब देखा था कि ये तो बंदा ठीक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बाकी काफ़ी इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज और IGs जिस तरीके से वो चेंज करते हैं। फिर कैबिनेट देखें, पाकिस्तान की तारीख में इतनी कैबिनेट रिशफलिंग नहीं हुई, दुनिया की तारीख में नहीं हुई। अच्छा, मैं एक मतलब है कि एक नालायक स्टूडेंट हूँ तारीख का, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, बारी साहब शायद ज़्यादा जानते होंगे तारीख में इतनी कोई रिशफलिंग किसी कैबिनेट में शायद ना हो जितनी इन्होंने की है। जितनी इन्होंने एक शायद में भी लेकिन वो जो शेती का एक्सप्लेन कर रहे हैं शर्मिता, अब ये कहेंगे फलां हेडिंग है भाई, पाकिस्तानी आदमी की भी है। जो लीगल टीम आपने कहा था कि लीगल पे बहस नहीं की। देखें अब जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट विल जो भी उनका तरीक़ार है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जिस तरीके से, वो गवर्नमेंट का एक वो है कि वो करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी? देखें वो गवर्नमेंट को जो लिख रहे हैं ECP, उसको लेकर जो है वो उन्होंने जो भी, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उसमें जाना है, वो एक लीगल प्रोसेस है, उसके ऊपर करेंगे। लेकिन जो ये हमें सबक देते थे वो सब गलत हो गया। वो जो रोज़ बैठ के मेरे पाकिस्तानियों, मेरे फलानों, मैं तो बिल्कुल ऐसे हूँ और बाकी सारा जो है मेरे मुखालिफ जो है सारे चोट डाकू हैं। लेकिन आज ताज़ा खबर आई है कि वो जो सादे कमीन था वो चोर, वो सादे कमीन नहीं रहा। अच्छा सर, भाई साहब बहुत से क्वेश्चन, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि उन्होंने कई अरब रुपए की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है, मतलब कि 40,000 अकाउंट्स हैं इस तरह से हैं, ये तो कई अरब रुपए बनते हैं। बाकी जमातों ने चंद करोड़ रुपए की दी हैं। आपको कोई अंदाज़ा है कि फिगर्स कितने हैं PAP के, PMLN के, मौलाना फजल रहमान के, MQM के? वो लोग शो नहीं करे। वो टैक्स वाला मामला है ना, मैं देखता हूँ अमीर तरीन लोग हैं, उनका मैं टैक्स रिकॉर्ड देखता हूँ, मेरे से कम टैक्स दिया होता है। मैं हैरान रह जाता हूँ कि पिछले 5 साल का मेरा टैक्स देखिए जितना मैंने दिया, और इतने अमीर लोग हैं जो मुझे 100 दफ़ा खरीद सकते हैं, उन्होंने मुझसे कम टैक्स दिया होता है। तो ये भी कुछ इसी किस्म का यहाँ पे है किस्सा। ये क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन हमारा एक बहुत अहम अदारा है जिसकी बुनियाद पर हमारी जमहूरियत खड़ी है, और अगर वो नज़र आए कि वो न्यूट्रल नहीं है और उसका झुकाव किसी ख़ास सियासी जमात की तरफ है, और मैं ये एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि EVM की अपोजिशन से लेकर
ईवीएम की जो पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की वो तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनका अपना स्ट्रेटेजिक प्लान था उसमें ईवीएम को 2017 करने का 2019-23 का जो है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर, लेकिन उसने लिया क्योंकि उसका जो पोजीशन थी वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलती थी। उसके बाद मुसलसल आप देखें कि जो रीकाउंटिंग है PP 07 में, इसके अलावा जो है नोटिफिकेशन जो रिजर्व सीट्स के ऊपर होनी थी वो है, और अभी जो ये निकल के आए, वो कि ये बहुत, मैं बिल्कुल PTI के लोगों की ये आर्गूमेंट जो है कि ये पैसे जायज़ हैं, क्योंकि कोई भी कारपोरेट लॉ के अंदर कोई भी कारपोरेट चाहे वो $1 दे वो नाजायज़। अच्छा, लेकिन इससे ये मतलब निकालना, इससे ये मतलब निकालना चाहे $50 हो, इससे ये मतलब निकालना कि PTI ने फ्रॉड किया है वो नहीं निकलता। अच्छा, दूसरा खान साहब के ने सर्टिफाई किया है, मतलब हम लोग भी जो NGOs में काम करते हैं, हमारे सालाना ऑडिट होता है, हम सर्टिफाई करते हैं कि जी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हम इसको साइन करते हैं। और मामला सारा ये है कि इट्स अ पॉलिटिक्स, और हमें पता है मकसद क्या है? पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि मेरी नज़र में कि हम सब चोर हैं। जब आप कहते हैं वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं या नून वाले चोर हैं, ये कहते हैं आप चोर हैं, हाँ। हम सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान की अवाम फिर देखे कि कौन सा इलेक्शन करवा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीरजादा साहब आप जरा गौर करें, सारे सियासतदान ये गौर करें कि जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है लोगों के ऊपर वो क्या है कि हम सब चोर हैं। तो अपना जो ट्रस्ट है वो पाकिस्तान का के लोगों का सियासतदानों पर मुसलसल गिर रहा है कि अगर मैं इनकी बात मानता हूं तो खान साहब चोर हैं, खान साहब की बात मानता हूं तो फिर मुझे वही बात इनके लिए भी करनी पड़ती है। दिस इज नॉट हेल्पिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पाकिस्तान के अवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं सियासतदान कि हम सब गंदे हैं। मुझे दुख होता है ये देख के कि कोई जमात तो कहे, ये जो कहना है कि जनाब ये इजराइल से पैसे ले रहे हैं, कोई तो PDM के अंदर आके कहे मौलाना साहब ये बात मत करें क्योंकि ये झूठ है। ये कहना कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। इसमें हर्ज क्या है कि अगर आप अपना नैरेटिव जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बिल्ड करें, अपनी तशरीह जो इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो, बजाय ये कि एक्यूज करें एक दूसरे को। तो मेरा ख्याल है कि हम सिविल सोसाइटी में बैठ के हमें दुख होता है। अच्छा, एक लास्ट एक पॉइंट है कि इस पे एक एनालिसिस ये भी बनता है कि इस किस्म के कानूनी इशू खड़े कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और हुकूमत, जैसा कि कुंडी साहब ने इशारा किया कि हुकूमत उस पर एक्शन ले सकती है, केस रेफर कर सकती है, कि अब जो इलेक्शन होना था अक्टूबर-नवंबर में वो नहीं हो सकेगा। ऐसे झगड़े खड़े हो गए कि इलेक्शन का रास्ता रुक गया। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, मेरी रीडिंग ये है कि ना एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है और ना ही सियासी जमातों को समझ आ रही जो अपोजिशन की कि क्या होना है, हमें करना क्या है, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो डीपन होता जा रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। अहमद अल-जवारी को मार दिया गया। ये देखिए उसके बाद में कि जो और जो कोइंसिडेंस दो हुए हैं उससे भी लोग बहुत सारे नतीजे निकाल रहे हैं, जहाँ वो प्रोग्राम के उसमें नहीं आता, लेकिन लोग हर चीज़ पे शक करते हैं। जब ये इस तरह की चीज़ें हो रही हों, लोगों का डाउट करने का राइट जो है और जो टेंडेंसी है बढ़ती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बुनियादी सवाल उठाते हैं कि जो इलेक्शन हम तवक्को करते थे पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के बाद 17 जुलाई के इंतखाबात के, पाकिस्तान में बहुत जल्दी अक्टूबर में, अगर अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में इलेक्शन होंगे, क्या वो इलेक्शन हो पाएंगे? चूँकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिस किस्म के कानूनी या नुक्ते उठा दिए हैं, ये मामला अदालतों में उलझ सकते हैं, तो क्या इलेक्शन हो पाएंगे? ये ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, आफ्टर द ब्रेक। मैं सीधा चलता हूँ, नाज़रीन वेलकम बैक, सीधा चलता हूँ इमरान इस्माइल साहब की तरफ। इमरान इस्माइल साहब के मसलसल सुनने में आ रहा है कि जो बुनियादी मकसद है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वो ये है कि उनके फैसले के नतीजे में ऐसे कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो गए हैं, अगर हुकूमत इसको लेकर जाती है या PDM की जमातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाती हैं, तो एक ऐसी बहस छिड़ जाएगी जिसकी वजह से जो आम इंतखाबात की तवक्को थी अक्टूबर-नवंबर में वो अब इस साल नहीं हो सकेंगे। इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है या थिंकिंग है? नहीं पीरजादा साहब, मैं समझता हूँ कि वो इंतखाबात तो उस वक्त होंगे जिस वक्त इमरान खान साहब चाहेंगे, और क्योंकि अब नैरेटिव और इंतखाबात कॉल करने का इख्तियार जो है इस गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया।
अवाम इमरान खान के साहब के साथ खड़ी है, जो मर्जी टीवी में बैठ के कहते रहे कि जी वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान साहब कैसे ये बटन दबाएंगे सर, मुझे नहीं समझ सुप्रीम आई। कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है। इमरान खान साहब कैसे करेंगे ये? जी इमरान खान साहब के पास ही बटन है, बिकॉज नहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास मौजूद जिससे हम पब्लिक का प्रेशर भी डाल सकते हैं। खान साहब के साथ इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात इमरान खान की है, और उसमें जब वो आवाज़ देंगे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। 4 सूबों में हमारी हुकूमत है, कश्मीर में हमारी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत है, पंजाब में है, KPK में है। ये तो सिर्फ CDM में हुकूमत करें तो ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे हाथ से। वो शायर कहते हैं ना, एक ज़रा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन, तो वो इतनी दूर है, बस ज़्यादा दूरी की बात नहीं है। और मैं ये और चीज़ देख रहा था कि वो आरिफ नकवी के ऊपर भी सारा कुछ आया, यदि आरिफ नकवी ने वहाँ मैच कराया और फिर उससे पैसे ले लिए। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी नाकामी जो रही है ना, वो ये है कि हम टाइम मशीन नहीं ईजाद कर पाए। अगर टाइम मशीन बना लेते ना तो आरिफ नकवी से 2012 में मदद लेने से पहले हम देख लेते कि 2018 में कहीं आरिफ नकवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगेगा, और ये ऐसा तो नहीं होगा कि आरिफ नकवी के ऊपर कोई बात आ जाएगी। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बिल पे करते हैं, तो क्या रेस्टोरेंट का मालिक आपसे पूछता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, आप कहाँ से ये ला रहे हैं पैसा, आप क्या मालूम आप ड्रग मनी से उसके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो। सो आरिफ नकवी को किसी ने पूछा कि आरिफ नकवी के पास ये पैसा कहाँ से आया, उन्होंने किस मद में तहरीक इंसाफ को ये डोनेशन दी। हमें एक डोनर ने डोनेशन दी, हमने डोनेशन ली। आरिफ नकवी वो पैसा कहाँ से आया था बेहतर आरिफ नकवी बता सकेंगे। क्या इस इलेक्शन कमीशन ने किसी को आरिफ नकवी के पास भेजा? आरिफ नकवी वॉज अ राइजिंग स्टार देन फॉर पाकिस्तान। ही वॉज एक जो बिजनेस की वर्ल्ड में ही वॉज अ हीरो। वो अबराज की कंपनी पाकिस्तान लेकर आया, उसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की, वो यहाँ पे बड़ा कारोबार कर रहे थे। मेरी नज़र में तो आज भी मैं समझता हूँ कि आरिफ नकवी एक अच्छे बिजनेसमैन और एक शरीफ आदमी है। हो सकता है कहीं उनसे कोई गलती हुई हो अपने कारोबारी मामलात में, लेकिन एक फंड है UK में जो प्रिंस चार्ल्स चलाते हैं, जिसका नाम प्रिंसेस चैरिटी है या प्रिंसेस फंड है मेरा ख्याल है। उसमें आरिफ नकवी उसके रेगुलर डोनर थे और उन्होंने तकरीबन मिलियन पाउंड स्टर्लिंग उसको डोनेट किए थे। तो क्या आपका ख्याल है कि वो अब वहाँ से भी हम कर लें इसको, ये अगर आप हमारे इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें तो ये प्रिंस चार्ल्स को भी कह देंगे कि ये बड़ा झूठा आदमी है, ये तो बड़ा गलत काम किया इसने। कभी आप जब किसी से पैसा ले रहे होते हैं तो उससे तो नहीं आप पूछते कि ये पैसा आपके पास, और वो भी बाय चेक, बाय कैश नहीं, कोई नहीं वो बोरी भर के ला के दे रहा था जैसे इन लोगों की आदत है कि पैसे। वरना तो जो बैंकिंग चैनल से जो आता है पैसा, उसकी ओनर्स उसके ऊपर होती है जो पैसा दे रहा है। ये जो बैंकिंग चैनल के बगैर पैसा आता है वो उस वक्त अयान अली की जरूरत पड़ती है, वरना तो अयान अली की जरूरत ही ना हो। तो बैंकिंग चैनल से सारा ब्लैक का पैसा बाहर भेज दें आप, उसमें क्या देर क्या लगती है। अच्छा, ये आपको लगता है कि इलेक्शन इस साल हो जाएंगे? अफवाह तफहीम से 100% होंगे इलेक्शन। मैं तो साल क्या, मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद महीना 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, और यही पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल का रास्ता है। और इस इलेक्शन से जो भाग रहा है वो आप जान लें कि वो उसको पता है कि वो अवाम में नहीं जा सकते। तो बेचारे जो आप देख रहे हैं PMLN वाले, तो बेचारे अवाम में जाके बर्गर नहीं खा सकते, तो अवाम में वोट मांगने क्या जाएंगे वो। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में एक आम तासुर है कि उसका अपना जो इलेक्टोरल बेस है वो अनअफेक्टेड रहता है सिंध के अंदर, लेकिन पंजाब में बहुत इरोजन हो गई है PMLN की। PMLN ने खुद भी मानते हैं, नज़र भी आ रहा है इन ज़मीनी इंतखाबात में। और ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसके बारे में एक आम तासुर ये है कि ये दर हकीकत इस इलेक्शन को रोकने के लिए कि आम इंतखाबात ना हो सकें 2022 में, ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझ जाए, फिर बहस हो जाए, फुल कोर्ट बनाएं, ये करें वो करें। आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल? इलेक्शन से दौड़ना चाहते हैं आप लोग? अगर दौड़ना चाहते हैं तो क्यों दौड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट का इनको कहे कि सादिक अमीन है वो ठीक है, लेकिन जो इनको बोले कि आप चोर और डाकू और आपने जो है एम्बेजलमेंट की है तो वो गलत है। ठीक है। जो इनके हक़ में फ़ैसला करे वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करें वो गलत हैं। और इमरान फाज़ल साहब ने बात की थी कि हमारे हाथ में बटन है, जुर्रत करने असम्बली तोड़ दें, नहीं तोड़ेंगे। कौन सी वाली असम्बली? छोड़ दें पंजाब और KB की असम्बली। ठीक है। क्या ये कह रहे हैं हमारे पास 4 असम्बलियाँ हैं और हम तोड़ देंगे और इलेक्शन हो जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा ये तोड़ें। और कहते हैं हमारे हाथ में 1 महीना, मैं कहता हूँ 6 महीने के पास है कि तोड़ दी। 6 महीने बाद फिर प्रोग्राम करो, इनको बुलाएं। अच्छा, कि आपका भी समझ क्या है इसकी असेसमेंट क्या है? ये ऐसे ही कह रहे हैं। देखें, इलेक्शन होना है, आपने भी कहा था कर लिया इलेक्शन, और पता नहीं आपको शायद किसी ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में कोई इलेक्शन है। तो इस साल अक्टूबर नवंबर में कोई इलेक्शन नहीं, अक्टूबर 2023 में बिल्कुल इलेक्शन है। ये कहते हैं हमारे हाथ में बटन है, हम आवाम आप बिल्कुल लें, आप धरने भी दें, जो भी पिछले भी आप धरने के लिए थे फिर भाग गए थे। प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं हमारे हाथ में, इनके पास एक है कि प्रेशर क्रिएट करें कि 2 असम्बली तोड़ दें, जो कि कतई नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है।
ये ऐसे ही है, बोलेंगे अच्छा ठीक है हमने ये कर दिया वो कर दिया, फिर कोई और बहाना बनाएंगे और फिर अपने टाइम पे जाएंगे। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकल क्राइसिस का जो तोड़ है या उसको ठीक करना है वो है पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस होता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ठीक, इनका ये कहना है कि हमें हुकूमत दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्विक इनका रिस्पॉन्स ले लो, मैं बारी सबसे कंक्लूड करता हूँ। मैं तो एक पॉइंट आपको और देना था, जी, लेकिन quickly, आपने एक बात की, मैं साथ टाइम अपने एक इलेक्शन कमीशन के दोस्त की जो कह रहा था कि जी ऐसे ऐसे। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन तो शुरू पहले स्टेप में हमें जो है वो झूठ बुलवाती है कि आप 20 लाख या 30 लाख NIMPA पे चंद लाख का रखा हुआ है, ठीक है, हाँ। और आप टीवी पे दिखाते हैं कि इतने अरब खर्च हो गए, इतने करोड़ खर्च हो गए, तो फिर हालांकि ECP के भी जो रिश्तेदार हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार तो इलेक्शन भी लड़ता होगा, उनको भी इस दुनिया को अच्छी तरह से पता है। तो ये मैं समझ लूँ कि ये शिक खत्म हो जानी चाहिए कि आप कितने एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, शिक को खत्म ही कर देना चाहिए। अमेरिका में कोई ऐसी अपर लिमिट नहीं है। कल मुझे मिले होने भी नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस का इलेक्शन लड़े, तो मैंने उनको पूछा आपने कितने पैसे रेज करने हैं, सिर्फ 5 लाख वहाँ वोटर हैं उस इलाके में कैलिफोर्निया में, डॉक्टर आसिफ महमूद। तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 मिलियन मेरा हदफ है, $4.5 मिलियन रेज करना। और उनकी जो ओपोनेंट हैं कोरियन ओरिजिन की, उन्होंने ऑलरेडी $6.5 मिलियन रेज किए हुए हैं। देखिए कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे, नहीं होना चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, बल्कि इमरान इस्माइल साहब, कुंडी साहब को बहुत शक है, बहुत ही क्विकली 1 मिनट, कुंडी साहब को शक है कि नहीं आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि असेंबली वगैरह तोड़े और इलेक्शन नहीं होने लगे इस साल। क्विक, आपका क्विक रिस्पॉन्स चाहिए इस पर। इलेक्शन इसी साल होंगे, असेंबलियाँ भी टूटेंगी सारी, और ये भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये इन्हें भी पता है कि इलेक्शन इसी साल होंगे और असेंबलियाँ टूट जाएंगी। ये हर बार ये रोज़ कुंडी साहब इत्तेफाक से आजकल मेरे साथ टीवी पर बैठ रहे हैं और हर रोज़ बैठ कर यही एक ही बात करते हैं कि आप पंजाब असेंबली तोड़ दें। हम वो बेवकूफ़ तो नहीं है पंजाब असेंबली तोड़ दें, आ जाएँ, बैठें, एक तारीख दें, हम तारीख देते हैं, तोड़ते हैं, लेट्स डिसॉल्व इट, एक साथ कर लेते हैं। ये अभी देखें ना क्या किया नेशनल असेंबली में, हमने 135 लोगों ने इस्तीफा दिया, इन्होंने 11 का कबूल कर लिया। ये अपनी चालाकियां चल रही हैं, ये समझ रहे हैं कि ये चालाकियों से ये बच जाएंगे। ये बचना नहीं है इन्होंने, ये जो मर्जी करें, ये हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से 135 का इस्तीफा लेकर आएंगे, उसके बाद हम असेंबलियां भी डिसॉल्व करेंगे। ये यहाँ बैठ कर मुझे जज्बात दिलाएं कि मैं अभी खड़ा हो जाऊँ कि जी बस आप देखो 80 पट्टे चक देंगे, फिर देखो की होना है। तो आप ट्रैप नहीं होना चाहते। इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मैं कुंडी साहब के ट्रैप में पड़ना नहीं चाहता। मैं ज़रा क्विकली सरबारी साहब, आपने भी प्रोग्राम के थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इलेक्शन इस साल कराने ही पड़ेंगे। क्या वजह है कि आप समझते हैं कि निज़ाम पे इतना प्रेशर होगा कि इलेक्शन कराने? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन इस साल लाजमी उनका ऐलान होगा। अच्छा, वजह ये क्या है? जब कुंडी साहब फरमाते हैं या PDM के लोग कहते हैं इलेक्शन जो है वो अगले साल होंगे, मेरा अपना ख्याल है अनाउंसमेंट तो इसी साल होगी। इनकी कोशिश ज़रूर है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर 2023 में हो, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है कि मार्च से आगे जा ही नहीं सकते। आप सोचते हैं कि नहीं, मार्च तो मुझे PM के सोर्सेज ने कहा है कि नहीं, मार्च से आगे जाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। जितनी पोलराइजेशन मौजूद है इसमें PTI जो मैक्सिमम इंतजार कर सकती है वो 2 से 3 माह है। ये मार्च का महीना आपके ज़हन में कैसे? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अगर ये इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है, हाँ। इसको मैच्योर होने में 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे और इसके बाद ये कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी देखें ना, ये क्यों कर रहे हैं, 11 लोगों के इस्तीफे क्यों मंजूर हो रहे हैं, ज्यादा के क्यों नहीं हो रहे हैं, सबके क्यों नहीं किए जा रहे? हाँ। क्योंकि इनको भी पता है कि डिले करना है। हाँ। और ये डिले मैक्सिमम जो है वो 2 महीने और कर सकते हैं और उसके बाद इनको सबके इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे। जब सबके इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे वो तो इलेक्शन कमीशन पर लाजिम हो जाता है 60 दिनों में 11 के इलेक्शन नहीं करवाएंगे। 11 भी इलेक्शन करवाने शुरू करें, इट विल बी ए जोक यार। पाकिस्तान का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना ये लोग। हाँ। इतनी मोहब्बत तो है ही होगी पाकिस्तान के साथ। हाँ। कि पाकिस्तान एक लाफिंग स्टॉक नंबर है दुनिया में कि हर 5 दिन के बाद 11 इलेक्शन कराएंगे तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा वो वापस आ जाएंगे, जो सीटें इनके पास हैं वो भी चली जाएंगी, जो अभी हुआ है बाई इलेक्शन। तो मेरा अपना ख्याल है मैक्सिमम दे कैन ड्रैग फॉर 2 months और आफ्टर 2 months दे हैव टू गिव द न्यू डेट। और उसके बाद पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, मेरी रीडिंग है। इसलिए इलेक्शन फरवरी मार्च मैक्सिमम। कोडी साहब, योर लास्ट वर्ड, 30 सेकंड। देखिए बारिश साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू कदर करता हूँ। इनका अपना आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप भी कह रहे थे कि अक्टूबर में इलेक्शन होने थे। मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो और मैं भी कह रहा हूँ। इस्माइल इमरान इस्माइल साहब भी कह रहे हैं। हाँ।
तो देखते हैं किसकी जो है वो बात सही साबित होती है। हाँ बात सही समझ। वक्त हमारा खत्म हुआ। कुंडी साहब का बहुत शुक्रिया, सरबारी साहब का बहुत शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमारे साथ अबूजर नियाजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। ये सारी बहस आपने देखी। एक आम तासुर इस वक्त ये है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान के थ्रू, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आम इंतखाबात को डिले किया जाए, ऐसे मसाइल खड़े किए जाएँ कि इस साल आम इंतखाबात ना हो सके। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि आम इंतखाबात इसी साल होंगे। देखते रहिए। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है।